evening and welcome to Tonight with Faria. पाकिस्तान और भारत टेंशन बढ़ती जा रही है. Let's take a look at the headlines tonight. मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैया. अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं. पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है. पाकिस्तान से बदला लिया जाए, भारतीय मीडिया और सियासतदानों की इश्तियाल अंगेजी. पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम का भरपूर जवाब दिया जाएगा, पाक फौज का ऐलान. भारतीय फौज पर हमले की टाइमिंग निहायत अहम है. क्या ये हमला अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत बराए कैड तारिक फजल चौधरी से. दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से, रहनुमा जमाते इस्लामी फरीद पराजा से और तज्जियाकार मारवी सरमद से. And a very warm welcome to the show. बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इंटरनेशनली हो रही हैं. भारत में जो इस वक्त हमला हुआ है उसकी आवाज़ें, उसकी सदाएं अब बड़ी भरपूर तरीके से महसूस की जा सकती हैं. पाकिस्तान में भारतीय फौज पर हमले के बाद भारत की जानिब से कोई तामुल नहीं किया गया, कोई हेजिटेशन नहीं हुई और डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा दिया गया. इश्तियाल अंगेज़ बयानात बड़े तवातर से अब आ रहे हैं. वक्त ऐसा है कि इस वक्त कंस्ट्रेंट यकीनन दिखाना चाहिए, मगर जो बयानात आ रहे हैं उनका नोटिस लेना भी बहुत ज़रूरी है. 73 रोज़ से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की लहर जो चली थी, ये भी कहा जा रहा है कि उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है. इस हमले के हवाले से गुस्सा नज़र आ रहा है भारत का, भारतीय मीडिया का. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट इंडियन मीडिया. उरी में हुए आतंकवादी हमले से सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. इस हमले में भी हर बार की तरह पाकिस्तान का ही हाथ है. For the initial reports, they belong to जैश-ए-मोहम्मद तंजीम. इसका जवाब देना चाहिए, उसी ढंग से देना चाहिए जिस ढंग से हमारे ऊपर ये हमला हुआ है. पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को चुनौती दी है. अभी उस सब्र की सीमा हम शायद पहुंच गए हैं. पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है जो वो समझता है. पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान लंबे समय से षड्यंत्र करता रहा है और विफल भी होता रहा है. ये हमला है या जंग, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों में जिस तरह की व्यग्रता और बेचैनी है, जिस कायराना हरकत के साथ उन्होंने हमला किया है, उससे सीधी जंग का संदेश मिलता है. ये तो मीडिया है, मगर इंडियन पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? भारत के वजीर खजाना अरुण जेटली ने भी भारतीय फौज पर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की है. लेट्स लिसन टू हिम. पठानकोट और पठानकोट के बाद उरी, उसे स्पष्ट है कि आतंकी हमलों का सहारा सीमा पार से जो ताकतें हैं वो अभी भी ले रही हैं. आगे के लिए हमें और हमारी सुरक्षा फोर्सेस को और भी तैयार होना पड़ेगा. भारत के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान के खिलाफ ही स्टेटमेंट दे रहे हैं. अपनी एक ट्वीट में उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है और कहते ही हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, उसकी शनाख्त एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर ही की जानी चाहिए और उसे अलग थलग करने की ज़रूरत है. भारत के इस जारहाना रवैये का जवाब अगर आज आया है तो वो पाक फौज की जानिब से आया है. आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूद ना सिर्फ सूरत हाल का जायजा लिया गया बल्कि लाह अमल तैयार किया गया. आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानात का नोटिस लिया है. ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये कहती है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रोपेगेंडा का नोटिस दिया गया है. मौजूदा सूरत हाल का भरपूर जायजा ले रहे हैं. पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ
नापाक अजाइम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज बिल वास्ता और बिला वास्ता खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारतीय फौज के उड़ी अड्डे पर हमले की टाइमिंग भी बड़ी अहम है। पाकिस्तान 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दुनिया की तवज्जो दिलाने जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि बहुत अहम हो गई ये मामला। प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से बड़ी अहम मीटिंग्स करते रहे, मगर अब ये तमाम मामला पसे पर्दा जाता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अब बैक फुट पर नजर आएगा। ये तमाम मामला नहायत अहम है, मगर उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग BBC का एक आर्टिकल है। उसके अलावा और दीगर न्यूज़पेपर्स ने भी ये बात की गई है, जहाँ पर ये जिक्र किया है कि भारतीय आर्मी ये कहती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करने का सोच रहे हैं पाकिस्तान में। इज दैट इवन पॉसिबल? आफ्टर अ ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। भारत के इस वक्त क्या अज़ाइम हो सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकता है? आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब। ख़ास तौर पे जब गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएं तो पाकिस्तानी हुकूमत का क्या जवाब होगा? देखिए, गुजारिश है कि इंडियन मीडिया का आपने कुछ तो उनका पर्सपेक्टिव जो है वो दिखाया, लेकिन उनका कुछ पर्सपेक्टिव ये भी है कि इंडिया को ख़ुद भी अभी तक कोई समझ नहीं आ रही, और ये बात कही जा रही है कि अभी तक कोई ऐसे शवाहिद, ठोस शवाहिद नहीं इंडिया की गवर्नमेंट को मिले कि जिसमें पाकिस्तान की किसी तरह से भी इन्वॉल्व होने का उसमें खदशा हो। मज़ा का खेज सी बातें मीडिया कर रहा है इंडिया का। गवर्नमेंट की तरफ से तो कल ही बहुत वाज़ेह तौर पे हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसने ये बात अपने स्टेटमेंट में कर दी थी कि पाकिस्तान के इसमें इन्वॉल्वमेंट की तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, और उनकी इंडियन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया था। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। जब भी प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से कोई स्टेटमेंट देंगे? देखिए, ये स्टेटमेंट देना, बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, इंशाल्लाह जितनी मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जनरल असम्बली से खिताब से पहले यहाँ पाकिस्तान में की हैं, और बिलखुसूस कश्मीर में होने वाले मज़ालिम और कश्मीर इशू के ऊपर, तो इंशाल्लाह उनका जो खिताब होगा वो बहुत वाज़ेह होगा, और इस इशू के हवाले से इंशाल्लाह वो बड़ी इसमें एक सैर हासिल गुफ्तगू होगी और बड़ा वाज़ेह पैगाम होगा। स्टेटमेंट कितनी अहम है इस वक्त में? हम रेडी हैं, हम कोई किसी भी तरीके का जवाब दे सकते हैं। ये तो एक किस्म का जवाब है जैसे वॉर का के लिए ललकारा है, एंड ही इज आंसरिंग दैट। क्या हालात इतने खराब हो चुके हैं? जंग की तो न बात है न कैफियत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह की झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे पाकिस्तान को डराने और धमकाने की कोशिश करेगा, तो यकीनन हमारी अफवाज की तरफ से ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है और बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है कि आप की किसी तरह की भी कोई बुज़दिलाना हरकत अगर आपने की तो उसका जवाब दिया जाएगा। आपको याद होगा पठानकोट में भी इसी तरह पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन उसके बाद ख़ुद इंडियन मीडिया के ऊपर ये बात आई थी कि पठानकोट में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी दो बातें बहुत अहम है जो मैं करना चाहूँगा। एक ये कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उनसे नज़र हटाने के लिए पूरी दुनिया की ये एक ऐसे मौके के ऊपर ये सारी चीज़ हुई है। अभी आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसकी टाइमिंग में, जैसे कि आपने खुद भी कहा, इस मौके के ऊपर कि जब पूरी दुनिया फोकस कर रही है और जो पैलेट गन्स हैं उनके इस्तेमाल को कंडेम कर रही है मकबूजा कश्मीर में, आप देखेंगे 800 से ज़ायद लोगों को उनकी आंखें ज़ख्मी हैं, 250 से ज़ायद लोग वो बीराई से महरूम हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं इंडियन मज़ालिम की वजह से, पैलेट गन्स की वजह से, जिन्हें चेहरे के ऊपर वो पैलेट लगे हैं। तो ये एक तरफ तो पूरी दुनिया का प्रेशर है इंडिया पे कि आप निहत्ती आबादी के ऊपर किस तरह आप इस तरह की जुल्म कर रहे हैं। एक तो इंडिया वहाँ से अपनी वो बचाना चाहता है अपने आप को, और दूसरा क्योंकि इस वक्त उसका ये मुकदमा जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल रहा है, तो उस वक्त ये इस तरह का एक वाकया इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना, भारत को फायदा हुआ है इस वाक़ये। बिल्कुल भारत को फायदा हुआ है, बिल्कुल भारत को फायदा हुआ है, लेकिन हमारा मुकदमा इंशाल्लाह इस हवाले से कभी ना कमज़ोर था ना होगा। राइट। मावी सहमद साहबा, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये वॉर की तरह या सिर्फ जाती हुई खुदा ना खास्ता सिचुएशन नजर नहीं आ रही? जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम बदला ज़रूर लेंगे, सज़ा ज़रूर देंगे, फिर BBC में आर्टिकल है, कोट करें उनके जर्नल्स को कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हम पहले भी सोच चुके हैं, हम कर सकते हैं ये, और अमेरिका कुछ नहीं कहेगा अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। ये किस किस्म की स्टेटमेंट्स होंगी?
دیکھیے یہ بہت بہت شکریہ آپ کا فریہ. سب سے پہلے تو میں بات شروع کرنے سے پہلے, آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے, میں پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس تخریب کاری کے واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ بات آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے ایک امن پسند اور صلح جو قوم ہے, اور ہم نے جتنا درد سہا ہے دہشت گردی کا اور تخریب کاری کا, ہم کہیں بھی اور دیکھیں تو ہمیں اپنوں ہی کی یاد آتی ہے کہ ہم نے بھی یہ خون دیکھا ہے. لہٰذا ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستانی اس طرح کے کسی واقعے کی سپورٹ کر سکیں. اب آتے ہیں آپ کی جانب, سوال کی جانب. فریحہ, انڈین میڈیا جو ہے, پھر آپ وزیر داخلہ کی ٹویٹ کی بھی مذمت کر دیں میڈم. ہی آلسو سیز کہ پاکستان میں اسی طرف آ رہی تھی. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. جو انڈین میڈیا ہے انفارچونیٹلی وہ تو بہت ہی جنگوئسٹک, مطلب ہلکی سی وہاں پر کوئی بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کا ہی قصور ہے. تو یہاں پہ انڈین میڈیا کے جنگوئزم کو الگ رکھ کے جو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا راجناتھ سنگھ جو ہے ان کے ہوم منسٹر, انہوں نے اسی طرح سے ہوسٹائل ایک ڈیمینر اپنایا تھا. اب بھی انہوں نے ایک دم سے ہوسٹائل, یعنی ود ان منٹس ان کی جو ہے ان کی طرف سے آنا شروع ہو گیا کہ جی یہ تو پاکستان نے کرایا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کو, اور خاص طور پہ جو بھارت کے حلقہ اقتدار کے لوگ ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی کو سوچ سمجھ کے, ابھی تو موقع واردات کا جائزہ بھی مکمل نہیں ہوتا اتنی دیر میں جب تک انہوں نے ٹویٹ کر دی, تو اس طرح کی حرکتیں جب ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ایسکیلیشن ہوگی. اب ایسکیلیشن ان کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیے جو ISPR کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے, آج کا تو کور کمانڈر کانفرنس کا ہے مگر کل بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا. کل کے سٹیٹمنٹ میں معنی خیز چیزیں ہیں دو. سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے اس واقعے کو تخریب کاری کا نہیں دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا. اس میں انہوں نے کہا جی دہشت گرد, ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا کہ وہاں پر جو یہ ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آرمی کی طرف سے ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے, تو وہ اس کو ٹیررزم سمجھ رہے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں پاکستان کا قطن کوئی پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر موومنٹ نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ LOC جو اس وقت واٹر ٹائٹ اس کی بند ہے اس طریقے سے, اور انڈیا کی طرف سے بند ہے, تو اس میں کیسے وہ ہو سکتا ہے. دوسرا ایک اہم انہوں نے نقطہ جو کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اجازت نہیں دے گا اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے میں. تو یہ ایک دو میں سمجھتی ہوں بڑی حوصلہ افزا سٹیٹمنٹس ہیں, اور انتہائی نپے تلے انداز میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے نہ میڈیا, نہ سول سوسائٹی, نہ عام عوام, نہ حکومت اور نہ ہی فوج, ان تمام عناصر کو آپ دیکھیے, ہم میں سے کسی نے بھی ابھی تک کوئی اگریشن کی بات نہیں کی, کوئی جنگجوئی کی بات نہیں کی. ہم لوگ انتہائی تحمل سے ان کی بات کا وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہی تھی, ان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نہیں, اگر آپ دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ کو, لیکن انہوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے, فلاں کریں گے, دھماک کریں گے. تو وہ ہم بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں, جب بھی ہمارے یہاں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ کریں. تو وہ تو ایک وہ ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. ان کے وزیروں نے البتہ لیا ہے, جو کہ انتہائی اوفینسو بات ہے. اب ان کے ہوم منسٹر نے لیا, ہمارے ہوم منسٹر کہاں ہیں, کدھر چھپ جاتے ہیں وہ, جب ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے چھپ کدھر جاتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. تو وہ بولیں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کریں. I agree with you that that's a valid point. مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کا سٹانس ہونا کیا چاہیے. بڑی اہم بات کی ہے پراچا صاحب, ماوی صاحب نے کل کی ISPR کی سٹیٹمنٹ اور آج کی ISPR کی سٹیٹمنٹ کو اگر ہم کمپیرزن کریں تو نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے آج پہ جواب دینا پڑا ہے آرمی چیف کو کہ ہم پھر تیار ہیں. لیکن یہاں تک معاملہ جائے کیوں جب ابھی کسی معاملے کی تحقیق ہی نہیں ہوئی ہے. اب بھارت کا مقدمہ انتہائی کمزور اور پاکستان کا مقدمہ انتہائی مضبوط ہے. اگر ہمارے ہاں سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں. اب بھارت جو ہے وہ اس نے مسلسل ایک پراپیگنڈا کیا ہوا تھا یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, لیکن برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جو وہاں تحریک اٹھی ہے اور جو دنیا بھر نے دیکھا ہے کہ اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ 8 لاکھ افراد نے 50 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے, 8 لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھی ہے. وہ بارڈر سے پار کر کے تو نہیں گئے تھے,
वहाँ के अवाम थे। और फिर उसके बाद 73 दिन हो गए हैं, लोग गोलियां खा रहे हैं, लोग पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है, बदतरीन मजालम हो रहे हैं, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारत बुरी तरह बेनकाब है। अब ये कि जो कुछ ये सूरत हाल थी, इस पर हमारे हुक्मरानों को बहुत भरपूर तरीके से भारत पे वार करने की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि समझो जिस तरह से अब उन्होंने नाम ले लिया पाकिस्तान का, तो समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी जिंदा जलाए गए थे और दरिंदगी उनकी यह है कि उसमें नाम उन्होंने जो है वो ISI का उनका नाम ले लिया, लेकिन फिर उनके अपने यहाँ के एक तफ्तीशकार अहमद करकरे ने ये बात वादे की और बाकायदा सबूत और शवाहिद के साथ कि कर्नल प्रोत और कलकर्नी वगैरह ये हादर सर्विस उनके लोग हैं कि जिन्होंने ये वाक़या किया। अब ये कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें ये बात जो है वो भारत से हम क्यों नहीं मुल्ज़म मांगते कि ये हमारे मुल्ज़म हैं, इनको हमारे हवाले किया जाए। अब इसके बाद ये जो टाइमिंग इस वाक़या की हुई है, ख़ास तौर पर कि जो एक बड़ी तहरीक थी, भारत ने वहाँ मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया का रास्ता बंद किया हुआ है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें नहीं जा सकती। अब इस हालत के अंदर हमारे वज़ीर आज़म जब पहुँच रहे हैं तो वो एक वाक़या जो है वो किया गया ताकि अब मामलात को एक दूसरा रुख दिया जाए। इस तरह की कार्रवाइयाँ भारत साहब ये टाइमिंग के हवाले से मैं चाहूंगी कि हम डिटेल से बात करें, बट लेट मी ब्रिंग इन शाहिद लतीफ़ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शाहिद लतीफ़ साहब, सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स का पहलू देखा जाए भारत की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये कि ये पहली मरतबा नहीं है भारत ने इस तरह की मुहिम जोई के लिए धमकी जो पाकिस्तान को दी है, ये माजी में भी हो चुका है। मगर हमें देखना यह है कि क्या भारत इतनी इस्तात रखता है? मेरे मुताबिक ऐसा वो न कभी कर सकेगा और न ही ऐसा मुमकिन है। पाकिस्तान की अफवाज पूरी दुनिया में एक नाम रखती हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इस चीज़ का पूरी तरह इल्म जो है वो भारत ही क्यों नहीं पूरी दुनिया को है। फिर आपने ये भी देखा कि एक उन्होंने कोशिश इस तरह की भी की कि अपनी स्ट्रैटेजी, जिसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की स्ट्रैटेजी कहते थे, वो भी उन्होंने एक करने की कोशिश की और जिसका हमने फौरी तौर पर मौसर किस्म का जवाब तैयार कर लिया और फिर हमने अपनी एक्सरसाइजेज में उस डॉक्ट्रिन को बाकायदा काउंटर किया और यूं उन तक ये पैगाम खुल्लम खुल्ला पहुंच गया कि वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जिसकी खातिर उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया बॉर्डर के साथ और यूं बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं उसमें उन्होंने लगाए, बल्कि अब तो वो अपनी कौम को जवाब दे हैं। और ये उनके लिए एक नहायत शर्मनाक बात है कि वो स्ट्रैटेजी या वो डॉक्ट्रिन जिसको अभी प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाए, उससे पहले ही हमने उसका तोड़ निकाल लिया। तो ये भी उनको एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। आज जो मामला है वो चूंकि कश्मीर का है और कश्मीर उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत वहाँ पे कश्मीर की जो मुहिम है वो उसने बहुत तेजी इख्तियार कर रखी है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन जनरली भारत के लिए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का एरिया था, सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ है बहुत बड़ा, भारतीय फौज के लिए ये कितना इस वक्त एम्बैरेसिंग है कि इधर जाकर हमला हो सकता है? जी बिल्कुल एम्बैरेसिंग तो है, क्योंकि देखे ना वहां तो फेंस लगाई गई, बड़ा अरसा हो गया है और अगर वहां से लोग पेनिट्रेट करते हैं तो इसमें नाकामी किसकी है? भारत की नाकामी है ना। अगर वो दुनिया को मनवाना चाहते हैं कि जी ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से दाखिल हुए, तो सबसे बड़ा जवाब तो उनको देना बनता है ना कि जी कैसे फैंस और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए या तो फिर एक्शन लें, उन फोर्सेस के खिलाफ एक्शन लें जिनकी कोताही के सबब यहाँ से लोग जो हैं वो अंदर दाखिल हो गए। वो तो आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान पर इल्जाम तो वो बारहा लगा चुके, मगर इसका जवाब आज तक नहीं उन्होंने दिया कि उनके सिक्योरिटी लैप्सेस जो हैं वो कैसे हुए, इतनी सारी उन्होंने जो तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं और क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? आज तक कोई एक्शन नहीं उन्होंने उन लोगों के खिलाफ लिया जिनके ये लैप्सेस हैं। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये इल्जाम तराशी है। और इस वक्त जो हालात हैं कश्मीर के, वहां से तवज्जो हटाने के लिए ये पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अटेंशन जो है किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट की जाए। जैसे मैंने कहा, क्योंकि कश्मीर के हालात अब उनके हाथ से जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इन हालात में हमारा फर्ज बनता है कि भारत अगर इस तरह उठकर हमारे खिलाफ
एक साजिश फिर से दुनिया के सामने लाए तो फिर हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और जबकि हम देख रहे हैं कि क़यादत खामोश है और फिर से आर्मी चीफ जिनके ज़िम्मे शायद हमारी क़यादत ने ठेका दे रखा है कि जो भी सिक्योरिटी का मामला होगा वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आर्मी की क़यादत पर होगी, ये गलत है। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये उसका फर्ज बनता है कि स्टेट के बिहार पर जवाब दें। कंपैरिजन देख लें शायद साहब, डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जंगजू किस्म के बयानात दें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही करें जो भारत कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई स्टांस तो हाई लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए। क्या वजह है कि हम नहीं देख रहे कि भारत की आर्मी चीफ दे रहे हो स्टेटमेंट, मगर यहाँ पर उधर से स्टेटमेंट आनी मजबूरी बन रही है, वहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट बोल रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी नहीं की गई, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये जो हमला हुआ है हम इसका बदला लेंगे और बला बला, जिस तरह के मारी साहबा ने भी यही कहा कि जब इस तरह की वारदात को पाकिस्तान के अंदर भी खुदा न खास्ता हुई है तो उसमें भी इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मावी साहबा ने राइटली सेड कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आपके और भी मिनिस्टर्स हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, इस तरह का जब भी कोई वाक़या होता है तो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है या स्टैंस है वो हमेशा फॉरेन ऑफिस की तरफ से ही आता है। वो ज़रूरी नहीं कि उसका जवाब मिनिस्टर पेट्रोलियम दें, ज़रूरी नहीं कि उसका जवाब क्लाइमेट। अगर आप मुझे जुमला मुकम्मल करने देना, अब 2 सवाल आप कर चुकी हैं, हर जुमले के बीच में काटना अच्छा नहीं होता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इसका जवाब को क्लाइमेट का मिनिस्टर, माहौलियात का मिनिस्टर दे या फ़लाँ दे। कंसर्न रेलिवेंट फोरम फॉरेन ऑफिस होता है और फॉरेन ऑफिस से कल ही, जैसे मैंने आपको बताया कि मुशीर ख़ारजा की तरफ से वाज़ह तौर पे न सिर्फ इन बयानात को मुस्तरद किया गया बल्कि इन इल्ज़ामात के मुकाबले में पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंस बिल्कुल वाज़ह तौर पे आ गया था। अब इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश रह जाती है कि हुकूमती स्टैंस का आपको ये लगे, जैसे शाहिद लतीफ़ साहब ने कहा, पता नहीं उन्होंने शायद नहीं सुना होगा कल, कि कोई हमारे मौक़िफ़ में किसी तरह का कोई इबाहम है या हुकूमत इसके ऊपर खामोश है। अभी आपने मुझसे सवाल किया, ज़ाहिर मैं भी गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूँ बहसीत वज़ीर के। मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि पाकिस्तान के ऊपर ये झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं और पाकिस्तान फ़ौज ने जो बयान दिया है ये बयान इस लिहाज से अच्छा है कि इंडिया को ये पता होना चाहिए और हमारी कौम को भी ये पता होना चाहिए कि इंडिया इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करे या कोई और बात करे। मैं समझता हूँ कि मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर करके ये आप पाकिस्तान की ना कौम की खिदमत कर रहे हैं ना आप कोई गवर्नमेंट की को खिदमत कर रहे हैं, हमारी बैशिंग करने के और कई मौके आप लगे रहते हैं। ये मनफी बयान होने के ये कहा जाए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर खामोश है, जबकि तवातुर से ये बयान आ रहे हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपके नहीं, अभी ये बात आपके प्रोग्राम में की गई है ना कि गवर्नमेंट उसके ऊपर खामोश है, गवर्नमेंट बयान नहीं दे रही। हु इज गवर्नमेंट? आई एम रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता चुका। अगर आप ये बयान लेना चाहते हैं हमसे कि हम इंडिया के ऊपर एटम बम गिरा देंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद ये बयान आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही है। किसी लेवल पे तो कोई स्टेटमेंट आना चाहिए कि यू थिंक ये जो मैं आपको 3 दफ़ा बता चुका हूँ कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है हुकूमत की तरफ से है, मुस्तरद किया गया उनके बेबुनियाद इल्ज़ामात को। और अगर किसी तरह की बात आज जो स्टेटमेंट यहाँ आई है कि जी हम स्ट्राइक करेंगे और फलां करेंगे, ये इस तरह की बेबुनियाद बातें ये इंडिया से पहले भी कई दफ़ा करता रहा है। तो इन बातों में तो ना कोई हकीकत है ना इस तरह मुमकिन है। एक एज अ मीडिया पर्सन मावी, क्या वजह है कि हम इसको यही समझें कि ये मामला इंडिया के फेवर में चला जाएगा? वो क्या ये एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता कि कश्मीर में मामला किस हद तक ख़राब हो चुके हैं? कश्मीर में लोग, ज़ाहिर है आपने लोगों के ऊपर, नहते लोगों के ऊपर फायरिंग की, नहते लोगों के ऊपर पैलेट गन्स बरसाई, तो वहाँ से कोई उठकर बदला लेने का नहीं सोच सकता? क्या ये पहलू कोई नहीं सोचेगा? ये इट हैज़ टू बी फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए फरीहा, ये बात तो तय है कि पिछले कुछ अरसे से जो LOC जिसका ISPR की स्टेटमेंट ने भी हवाला दिया, उसकी कंप्लीट फेंसिंग हो चुकी है, वाटर टाइट फेंसिंग है उसकी, और हिंदुस्तान की साइड से ज़्यादा उन्होंने तो रोशनियों का सैलाब वहाँ पे। पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो इंटरनेशनल मीडिया को उठा के ले जाए, LOC पे दिखाए कि भाई ये हालात है, इसमें कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। ये हिंदुस्तान डेफिनेटली देखें इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने खुद अपने ऊपर कराया है, वो हालांकि वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं इसको किसी भी तहकीकात होने से पहले कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जिसने भी किया है फरिया, ये वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को हमारे इसको इंडिया जो है वो अपने हक में इंटरनेशनली इस्तेमाल कर रहा है। हमें करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आपने फरमाया ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इंतहा को पहुंच चुकी हैं ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। 80 लोग मर चुके हैं, 80 से ऊपर दिन हो चुके हैं कर्फ्यू के। आज भी मैं श्रीनगर में कोशिश कर रही थी अपने कुछ दोस्त जर्नलिस्टों से राब्ते की, सुबह से राब्ता नहीं हो पा रहा क्योंकि फोन सस्पेंड कर दिए हैं, इंटरनेट सस्पेंड कर दिए, वो व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, ट्विटर यूज नहीं कर सकते। सो उनको क्या खतरा है, क्या डर है उन्हें? अगर इतने वो अच्छे हैं, वहां पर अच्छे हालात है, तो उनको डर क्या है? क्यों बंद किया हुआ है उन लोगों को? तो 80 लोगों के मरने के ऊपर जो वहां पे शहादतें हुई हैं, उनके ऊपर तो इतना वावेला नहीं मचा। अब ये 17 फौजी, देखिए फौजी तो कॉम्बैट फोर्स है ना, वो तो लड़ने के लिए ही तो यूनिफॉर्म पहना उन्होंने। ये और बात है कि हिंदुस्तान ने खुद उनको टेंट, कैनवस के टेंट्स में सुलाया हुआ था, तो ये भी एक सिक्योरिटी लैप्स है कि आपने क्यों इस तरह की हाई सिक्योरिटी जोन में उनको सुलाया। बहरहाल बहुत सी चीजें, लेकिन मैं आपसे जो अहम बात करना चाहती हूँ फरिया, वो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस को फौरन बुलाना चाहिए, इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन हाई कमिश्नर को, और उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपकी हुकूमत हर जो भी इस किस्म का वाकया होता है हमारे ऊपर डायरेक्ट इल्जाम क्यों लगाते, बड़ा सख्त मौकफ ले। कोई जरूरत नहीं है किसी के इल्जाम तराशी को बर्दाश्त करने की। और उनसे ये भी कहा जाए कि उनके शरद कुमार, जो उनके नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने जून में 2 जून को यह बयान दिया था, और इंडियन मीडिया को दिया था, हमें नहीं दिया था, इंडियन मीडिया को दिया था। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी इंडियन मीडिया ने कि पाकिस्तान की रियासत का पठानकोट के दहशतगर्दी के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, क्लियरली उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? यही राजनाथ साहब इनसे माफी क्यों नहीं मांगी पाकिस्तान? दोबारा यही उनके इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ट्रेंड्स फरिया। एंड वेलकम बैक। मारवी सिलमत साहबा ने वक्फे से पहले जिस खबर का जिक्र किया था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, नो एविडेंस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन पठानकोट अटैक। और ये न्यू दिल्ली की खबर है, भारतीय अखबार की खबर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियाज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी Sharad Kumar on Thursday said there is no evidence of Pakistan government's involvement in the attack on Indian Air Force base in Pathankot. और इस हवाले से ये एक वाक़या हम बता रहे हैं। अभी पराचा साहब ने हमें और बहुत सारे मामला बताए थे। पराचा साहब, ये कहना है कि भारत गलत है, भारत सही नहीं कर रहा, ये हम कह रहे हैं, मगर इंटरनेशनली ये प्रोपेगेंडा हमें क्यों नहीं नजर आता एक्सपोज होता हुआ भारत का? अमेरिका की हिमायत देख लें, दीगर ममालिक की देख लें, वो भारत को एक बड़ी इकॉनमी, एक बड़ा मुल्क समझकर ही देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान अब क्या करे? ये मुझसे सवाल कर रही हैं? जी फराज साहब। अच्छा, देखें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें बात करनी है। पहली बात तो यह है कि ये यहाँ तसलसल के साथ ये बात कही गई कि भारतीय वजीर आज़म ने ये नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। चलिए, एक मौके पे नाम नहीं लिया, धमकियां दी हैं, लेकिन 15 अगस्त की तकरीर में उन्होंने नाम लेकर पाकिस्तान को, बलोचिस्तान का, गिलगित का, बल्तिस्तान का नाम लिया। और ये भारतीय वजीर आज़म मोदी साहब हैं, यही वजीर आज़म मोदी हैं कि जो बांग्लादेश में जाकर पाकिस्तान तोड़ने में भारत के किरदार और उसमें अपने ज़ाती किरदार का वो एतराफ़ कर चुके हैं। और उसी तरह कलभूषण आज हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से उनकी कौमी सलामती के मुशीर है मिस्टर डोवल जो है, वो धमकी दे चुके हैं कि हम दहशत गर्दों को पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हम ये बात कहते हैं कि भारत को बेनकाब करने के लिए जो हुकूमती प्लान है वो हमें कहीं नहीं नजर आता। भारत तो ये बात करता है कि वहाँ पे कभी हाफिज सईद का नाम ले लेता है, कभी किसी और का, लेकिन हम ना समझौता एक्सप्रेस की बात करते हैं, ना हम जो है वीके सिंह की को किताब का जिक्र करते हैं कि जिसमें बलोचिस्तान में मुदाखलत का एतराफ़ मौजूद है, ना हम नरेंद्र मोदी की अपनी तकरीर की बात करते हैं। भारत को जितना बेनकाब करना चाहिए वो हम नहीं करते। मकबूजा कश्मीर में तो अब ये बात वाज़े हो गई है ना कि वहाँ वो जो भारत की 7 लाख फौज नाकाम हो चुकी है
اور اگر وہاں کے مجاہدین کہیں بھی کوئی اٹیک کرتے ہیں تو انہیں رائٹ پہنچتا ہے، لیکن پاکستان کہیں شامل نہیں ہے. یعنی وہاں تو خود 1 لاکھ سے زیادہ جوان شہید ہو چکے ہیں، اور اب جو ایک بڑی تحریک اٹھی ہوئی ہے تو اس میں تو سارے وہاں کے عوام، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں شامل ہیں. اس لیے جو بات ہم کرتے ہیں، طارق فضل صاحب سے بھی کہنا ہے کہ خاص طور پر وزیر اعظم کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو ایک تاثر موجود ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنے یا سماجی تعلقات استوار کرنے یا خاندانی تعلقات استوار کرنے کی ایک بات رکھتے ہیں، اس لیے ان کے منہ سے قوم سننا چاہتی ہے. رائٹ طارق فضل چودھری صاحب، اسٹیٹمنٹ آپ نے اپنا اس کا جواب دے دیا، لیکن رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بلوچستان کے حوالے سے نہ صرف انڈین پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ مگر بہت ساری اور ایویڈنس ہے. کلبھوشن یادو کی پریزنس لے لیں یا یہ فیکٹ کہ ابراہیم داغ بگٹی کو اسائلم دینے کا انڈیا نے کہا، تو اشتعال تو انڈیا کی طرف سے بار بار دلایا جا رہا ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سینیریو کو اگر آپ الفاظ کے ذریعے ٹوسٹ کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. میں نے جو بھارتی وزیر اعظم کے پاکستان کا براہ راست نام نہ لینے کی بات کی ہے وہ خاص اس اڑی کے واقعے کی بات کی ہے کہ اس واقعے میں جو انڈین کابینہ کے ان کے وزیر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی. سنیں، میں پہلے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 15 اگست کی تقریر میں کی تھی، بالکل کی تھی. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے خلاف ان کے جو مختلف سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس خواہش کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے، میں نے آپ کو یہ بات اس لحاظ سے بتائی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم کا خدا نخواستہ کو موقف اور ہے اور جو ہمارا فارن آفس ہے ان کو موقف اور ہے. فارن آفس پرائم منسٹر کی ترجمان کے طور پہ اور پرائم منسٹر کی پالیسی کو پوری دنیا میں بتانے کے لیے وہ سٹیٹمنٹ اس آفس سے آتی ہے، وہ پرائم منسٹر کی ہے. کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے بہت قابل احترام ہے میرے لیے پراجا صاحب، لیکن ان کی منطق بالکل نرالی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں.